बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम यूएचएस का यूनिट नंबर 9 और आपकी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 14 स्टडी कर रहे थे। और हम जो स्टडी कर रहे थे वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन था, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उसका पहला जो कंपोनेंट था ना, जिसे हमने कहा ब्लड है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। आज हम उसके दूसरे कंपोनेंट की तरफ जाते हैं जो कि पंपिंग ऑर्गन द हार्ट है। और हार्ट से रिलेटेड हमने कुछ बातें जो है वो यहाँ पे डिस्कस करनी है। बेटा हम देखते हैं कि हार्ट जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, हार्ट बेसिकली कब फंक्शनिंग हो रहा है, और साथ में इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं और वर्किंग कैसे कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। हार्ट के बारे में हम कहते हैं कि ये जो होता है ना, ये फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन टू बी डेवलप्ड। एंड स्टार्ट pumping early in third week of embryogenesis। पहला वो फंक्शनिंग ऑर्गन होता है जो थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर में ये बन रहा होता है और ये अपना काम भी शुरू कर देता है। जो हार्ट है ये लोकेट कहाँ पर करता है, इसे हम कहते हैं कि ये लोकेट कर रहा होता है मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी के अंदर। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइडेड है, तो ये मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेट कर रहा होता है। हार्ट जो है वो पैरी का मतलब होता है अराउंड और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो हार्ट हम कहते हैं कि ऐसी कैविटी के अंदर लोकेट कर रहा है जिसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। उसकी कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं। एक लेयर को हम नाम देते हैं एपिकार्डियम का, जो कि आउटर मोस्ट है। एक है मायोकार्डियम जो कि मिडल है। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होती है क्योंकि यहाँ पर मसल्स लोकेट कर जाते हैं हार्ट के, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। और एक अंदर वाली इनर मोस्ट है जिसे हम एंडोकार्डियम का नाम देते हैं। जो मायोकार्डियम होती है ना, वहां पर मसल्स लोकेट कर रहे हैं। कौन से मसल्स है? कार्डियक मसल्स है, कि वही मसल्स हैं जिसे चैप्टर नंबर 16 के अंदर भी आप पढ़ते हैं कि हर जो एक कार्डियक मसल सेल होता है ना, वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, बुक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक न्यूक्लियस मौजूद है हर कार्डियक मसल सेल के अंदर। अगर आप वहां पर डिफरेंस देखेंगे ना, तो जो आपको टेबल के अंदर मिलेगा वो लिखा हुआ है मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन नीचे आप डिटेल लिखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ईच कार्डियक मसल सेल हैज इट्स ओन न्यूक्लियस, तो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है वो सिमिलर होता है जैसे स्केलेटल मसल्स का होता है। इसके अंदर भी मायोफिब्रिल्स मौजूद है, मायोफिलामेंट्स मौजूद है। फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना होता है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, वहां पर ब्रांचिंग सिस्टम होता है। दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और जिसकी मदद से वो कनेक्टेड होते हैं उनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स का नाम देते हैं, जिसकी मदद से वो सेल्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जो हार्ट होता है ना, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि इसको हमारा जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं, जो हमारे बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। देखें, लेट्स सपोज कि हार्ट आपके अपने कंट्रोल में होता, कोई दोस्त नाराज हुआ है या नाराज हुई है, तो आपने क्या किया? दिल की धड़कन को रोका और आप लुढ़क गए। ठीक है बेटा, तो हार्ट जो है शुक्र करेंगे आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। तीन तरह की लेयर्स हमने देख ली। एक पेरिकार्डियम को हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेनस सैक है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है और जो ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, हार्ट को बेसिकली अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं होने देता। तो ये सारा रोल जो है वो पेरिकार्डियम के अंदर चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर कि हार्ट के कितने चैम्बर्स मौजूद होते हैं। आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर ना, आपको हार्ट जो है वो 4 चैम्बर नजर आएगा। किस तरह से 4 चैम्बर है? हम कहते हैं 2
थिन वॉल्ड एट्रियम मौजूद है और 2 थिक वॉल्ड वेंट्रिकल मौजूद है। 2 एट्रियम के दरमियान एक पर्दा है जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम का नाम दे रहे हैं। 2 वेंट्रिकल के दरमियान भी पर्दा है जिसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम दे रहे हैं। ये जो पर्दा होता है इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एनिमल्स के अंदर ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रॉपर सेपरेशन हुई होती है, तो उसको मिक्स ना होने से बचाने के लिए ना बेसिकली मिक्स नहीं होने देना, तो उसके लिए सेप्टम मौजूद होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद होते हैं। चैम्बर्स की बात हो गई, हम बात करते हैं वेल्व्स की। वेल्व्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वॉल का नाम भी देते हैं, और साथ में मौजूद होता है सेमी ल्यूनर वॉल। जो देखिए अब एट्रियम जो है मैंने आपको कहा 2 हैं, एक को हम कहते हैं राइट एट्रियम और एक को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से अगर आप वेंट्रिकल को भी देखेंगे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने देख रहे हैं कि ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वेल्व कहाँ पर प्रेजेंट है और सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अक्सर वो कंफ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि ट्राई किस साइड पे होगा, बाई किस साइड पे होगा। तो आप देखें दुनिया में ज्यादातर लोग राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है? राइट हैंडेड है ना ज्यादातर लोग, तो राइट साइड पे याद रखें कि 3 वेल्व भी ज्यादा है। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि राइट साइडेड है दुनिया में ज्यादातर लोग, तो राइट साइड पे जो वेल्व है ना वो भी ट्राइकस्पिड है, ज्यादा वाले कस्प्स वाले। तो राइट साइड पे बेटा कौन सा है? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल जो वेल्व मौजूद है उसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व का नाम देते हैं। जो बाइकस्पिड वेल्व है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो बेसिक रोल है ना वो भी मैं आपको बताता हूं कि बेसिक रोल क्या होता है। बेसिक रोल होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड का बैक फ्लो ऑफ ब्लड की प्रिवेंशन करवाना। बेसिकली ना बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना है इनका काम। सेमी ल्यूनर, सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनर मून, हाफ मून शेप जो होता है सेमी ल्यूनर। और ये कहां पर प्रेजेंट होगा? 2 जगह फिलहाल, आगे मजीद भी देखेंगे। बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक और बेस ऑफ एओर्टा के लेवल पर 2 जगह हमें ये वेल्व नजर आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ बातें की कि वेल्व कितने हैं, चैम्बर कितने हैं, सेप्टम कौन कौन से हैं। तो ये कुछ बातें हमें ना वो बेसिक एनाटॉमी समझ आई, मैं आपको इस पीछे वाली डायग्राम से बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पर ना अब देखेंगे, अगर हम इनकी बात कर लें, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व है ना, ये सस्पेंडेड कैसे हुए हुए, खड़े कैसे हैं अपनी जगह पर। तो हम कहते हैं कि ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व और बेसिकली ना ट्राइकस्पिड है, 3 कस्प्स हैं, फ्लैप्स हैं, और उन्हीं की जो एक्सटेंशन है ना उसको हम नाम दे रहे हैं कॉर्डा टेंडनी या टेंडिनस कॉर्ड्स भी कहते हैं। कॉर्ड्स बेसिकली हम रस्सी को कहते हैं ना, टेंडिनस टेंडन से, टेंडन लाइक जो एक रस्सी है। तो हम कहते हैं कि ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, कि इस तरह के धागे की तरह के, ये जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं। अब ये जो
कॉर्डेट टेंडनी है ना, इट इज एक्चुअली अटैच विद द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, जिन्हें हम पेपिलरी मसल्स का नाम दे रहे हैं, उनके साथ ये अटैच होते हैं। ये वाले भी, मिट्रल वेल्व भी, और ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये भी, ये दोनों अटैच होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखें यहाँ पर ना फ्लो ऑफ ब्लड कैसे मेंटेन होना है, किस साइड पे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब पहले आपको एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और फिर आपने इन तमाम बातों को जो है वो कुछ बातें जो है वो प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए राइट साइड पे जो है वो कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, DR से याद रखें, डॉक्टर से, D से डीऑक्सीजनेटेड, R से राइट। ठीक है, तो राइट साइड पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा कैसे होगा। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो वेन्स होती है ना, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स किस में ओपन होती हैं, वेना केवा के अंदर। वेना केवा क्या है, लार्जर वेन्स है, जिनका डायमीटर जो है वो लार्जर होगा। इसी तरह से हमारे पास लोअर साइड से भी कुछ वेन्स आपस में यूनाइट होंगी और वेना केवा के अंदर ओपन हो जाएंगी, और अपर साइड पे भी ऐसे है। इसका मतलब ये है कि अपर वाली साइड पे जो वेना केवा मौजूद होता है ना, उसे हम सुपीरियर वेना केवा का नाम देते हैं। लोअर वाली साइड पे जो वेना केवा मौजूद होता है ना, उसे हम इंफीरियर वेना केवा का नाम देते हैं। इसका मतलब है हमारे एब्डोमेन, हमारे पेल्विक एरिया, हमारा लेग का जो एरिया है, हमारा जो लिम्स एरिया है, लोअर लिम्स की हम बात कर रहे हैं, वहां से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होगा ना, वो इकट्ठा होने के बाद किधर आएगा, इंफीरियर वेना केवा में, एंड अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केवा ड्रेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से जो आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, वहां से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा में आएगा, एंड देन सुपीरियर वेना केवा डायरेक्टली ड्रेन्स दिस ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ना सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया, ये राइट एट्रियम। देखिए ये नीचे इन्होंने जो वेना केवा दिखाया हुआ ना, इसको इंफीरियर वेना केवा और इसको सुपीरियर वेना केवा कंसीडर करें। SVC IVC, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आया, तो राइट एट्रियम जब फुली ब्लड के साथ सैचुरेट हो जाएंगे ना, दे विल एक्चुअली एक्सर्ट प्रेशर टू द ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। इट अलाउज द ब्लड टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की इस वक्त फिलिंग होना शुरू हो जाएगी। देखिए राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल इस वक्त रिलैक्स है, क्योंकि उसकी फिलिंग हो रही है। रिलैक्सेशन फेज को हम कहते हैं डायस्टोल फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम कहते हैं सिस्टोल फेज। इसका मतलब ये है कि जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तो वेंट्रिकल क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है। वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है। जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, देखिए पहले आपको एक साइड समझा रहा हूं, फिर दूसरी साइड समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल कैसे वर्किंग हो रही है। राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएंगे ना, तो राइट वेंट्रिकल की बेस के ऊपर हम कहते हैं, जहां पर ना एक पल्मोनरी ट्रंक मौजूद होता है, ये पल्मोनरी ट्रंक जो राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है, और यहां पर जो है वो आर्टरीज मौजूद है, पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, and these pulmonary arteries drain the blood from the right ventricle towards the lung for the purpose of oxygenation of blood। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड मौजूद था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद था। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से ब्लड लंग्स की तरफ गया, और लंग्स ने ब्लड की ऑक्सीजनेशन कर दी, ऑक्सीजन को फिल कर दिया उसके अंदर।
जब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है ना, तो फिर वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। इधर ये है पल्मोनरी वेन, जहां लेबल नहीं, तो पल्मोनरी वेन्स की वजह से किधर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। इस वजह से मैंने कहा लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई बेटा बात समझ। तो अब बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम फिल हो जाएगा तो फिर बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व ओपन होगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल के लेवल पर मौजूद है एओर्टा, और एओर्टा से ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए ये एओर्टा है, ये कहां से अराइज हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है, और एओर्टा से ब्लड जो है वो एंटायर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। पीछे मैंने वेल्व के अंदर बताया कि बेस ऑफ एओर्टा, बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक के लेवल पर सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होता है, प्रेजेंट होता है। जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फुल हो जाता है ना, तो तब सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होता है और ब्लड वहां से जो है वो पूरी बॉडी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ पल्मोनरी ट्रंक की भी और एओर्टा एट ए टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैकेनिज्म होता है और ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड देखते भी हैं। मैं आपको ओवरऑल मैकेनिज्म बताता हूँ। पहले तो मैंने एक एक साइड को जिक्र किया। अब ओवरऑल कैसे होता है, हम कहते हैं कि जो एट्रिया फिलिंग होती है ना, वो एट अ टाइम चल रही होती है। दोनों एट्रिया के अंदर एट अ टाइम ब्लड आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एट्रियल फिलिंग जब हो रही है उसको हम कहेंगे, ये जो फेज है ये एट्रियल डायस्टोल फेज है, एट्रिया की रिलैक्सेशन फेज है। दैट्स व्हाई द एट्रिया फिलिंग अकर। इसका मतलब ये है कि बॉडी से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होना है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम के अंदर आना है, तो वहां पर जो लंग्स के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए गया हुआ पहले से, उसकी भी बेसिकली कमिंग होना शुरू हो जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। तो बोथ द एट्रियम फिल्स एट द सेम टाइम। लेफ्ट और राइट एट्रियम की फिलिंग होगी। इधर से राइट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उधर से लेफ्ट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब है ये कौन सी फेज है, एट्रियल सिस्टोल फेज है। बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस, मतलब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक साथ। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कौन सी फेज है, नाउ इट इज द एट्रियल सिस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक इज द कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रियल सिस्टोलिक फेज है तो बोथ द वेंट्रिकल फिल्स एट द सेम टाइम। इधर से राइट वेंट्रिकल फिल होगा, उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होगा, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग चल रही है तो वो वेंट्रिकल डायस्टोल फेज है, वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं। अब वेंट्रिकल की जब सिस्टोलिक फेज आनी है, जब मुकम्मल फिलिंग हो जानी है, तो बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। एक वेंट्रिकल ने ब्लड को किधर भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है। दूसरे वेंट्रिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर भेजना है, एओर्टा की मदद से बॉडी की तरफ भेजना है। जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी ट्रंक की मदद से ब्लड को ऑक्सीजनेशन पर्पस के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेज रहा है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा की मदद से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। इसका मतलब है बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। पहले मैंने एक साइड को जिक्र किया, फिर मैंने दूसरी को किया, फिर मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली जो है वो साथ साथ काम चल रहे होते हैं। इस वजह से जब आप बात एट्रियल सिस्टोल की पढ़ेंगे तो हम दोनों एट्रियम की बात करेंगे। जब हम वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करेंगे तो तब भी दोनों वेंट्रिकल्स की सिस्टोलिक फेज होगी, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि ब्लड बेसिकली ना इकट्ठा कैसे हो रहा है। यहां पर देखें, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, एओर्टा की मदद से ब्लड एंटायर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्सेप्ट द लंग्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना 2 to 3 टाइम्स इसकी वॉल जो होती है ना वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ ब्लड को लंग्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, भेजना है। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को लंग्स की तरफ भेजना है, किस मकसद के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए।
और जो लेफ्ट हमारे पास वेंट्रिकल है ना, उसने ब्लड को एंटायर बॉडी में भेजना है, तो हम कहते हैं उसकी वॉल जो होती है ना वो ज्यादा थिक होती है। आगे बेटा बात समझ। अब देखिए ये लंग है, यहां पर हमारे पास हार्ट था, वेना केवा की मदद से ब्लड इकट्ठा हुआ और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड सारा इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद ना पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स के अंदर जा रहे हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स की मदद से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है और फिर एओर्टा की मदद से एंटायर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। रास्ते में जितने भी ऑर्गन्स आएंगे ना सबको ब्लड ये देता जाएगा। सबसे पहले बेस ऑफ एओर्टा से ही पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज अराइज हो जाती हैं एंड दीज कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हमने कहा कि क्यों आखिर लंग्स की तरफ नहीं गया, लंग्स ने जब ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है तो उसने अपना काम वहीं पे पूरा कर लेना है। हार्ट के मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वो कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई कर रही है। तो कोरोनरी आर्टरीज की मदद से हार्ट के मसल्स की तरफ भी ब्लड चला गया। उसके बाद एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनता है, आर्च ऑफ एओर्टा, वहां से हमारे पास ना 3 आर्टरीज अराइज हो रही है और वो आर्टरीज आपके हेड, शोल्डर और नेक एरिया के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उनके प्रॉपर नेम भी हैं लेकिन हमारी बुक में नहीं है तो जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने की। फिर है हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा, याद रखिएगा सबसे ज्यादा ब्रांचेस डिसेंडिंग एओर्टा देता है। तो ये ब्रांचेस है एओर्टा की। बेस ऑफ एओर्टा से जो ब्रांच अराइज हुई वो कोरोनरी आर्टरी थी, आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज हुई उसने हेड, शोल्डर, नेक रीजन की तरफ ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा जो सबसे ज्यादा ब्रांचेस दे रहा है। जो डिसेंडिंग एओर्टा है जहां जहां से गुजरेगा ब्रांच देगा। लिवर के लिए ये हिपैटिक आर्टरी भेजेगा, किडनी के लिए ये रीनल आर्टरी भेजेगा, इसी तरह से आगे हमारे पास गॉल ब्लैडर आएगी, सिस्टिक आर्टरी भेज रहा है, तो इंटेस्टाइन आगे मेसेंटेरिक आर्टरीज भेज रहा है। तो फिर एक टाइम आएगा कि हमारे पास ना रीनल आर्टरी, सॉरी नीचे हमारे पास जो है वो पेल्विक एरिया आ जाएगा और वहां पर जो है वो इलियक आर्टरीज देगा, और राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरीज जो हमारे लेग की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर साथ ही इन्हीं ऑर्गन से आपको वेन्स भी अराइज होती नजर आ रही है। लिवर वो वाहिद ऑर्गन है जिसके बारे में हमारी बुक में है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है। लिवर जो होता है ये हिपैटिक पोर्टल वेन की मदद से, हिपैटिक पोर्टल वेन कैसे बनती है, हम कहते हैं कि ये कुछ वेन्स के कंबाइन करने से बन रही है। उसमें सिस्टिक वेन भी है, उसमें मेसेंटेरिक वेन्स भी हैं, उनके कंबाइन करने से हिपैटिक पोर्टल वेन बन रही है, और वो हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लिवर एंड फ्रॉम द लिवर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन्स आउटसाइड थ्रू द हिपैटिक वेन। ये देखें बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर के अंदर भी लेके जा रही है, और लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर कैसे आ रहा है, हिपैटिक वेन की मदद से, और वो अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ओपन हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ। तो जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आर्टरी की मदद से, वहां पर वेन्स की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बाहर आ रहा है। और एक और एमसीक्यू भी यहां से पूछा जाता है कि जितनी भी आपको आर्टरीज नजर आ रही है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितनी वेन्स नजर आ रही है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपने इसका मुजाहिरा यहाँ पे किया, यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये जो रेड से आपको सारा दिखाया गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू से सारा आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया। तो इस तरीके से वो अदर ऑर्गन्स और सारा, अब देखिए इलियक आर्टरीज लेग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, तो वहां से इलियक वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके आएंगे, और अल्टीमेटली वो कहाँ पे ओपन होगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। सुपीरियर वेना केवा कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेगा, वो आपके नेक, शोल्डर, हेड एरिया, इन तमाम एरिया से जो है वो इकट्ठा कर रहा होता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये आपके हार्ट की लोकेशन है।
हम देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, कि आपका जो हार्ट है ना कि बीट करता है। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड है। कि जो लोगों की फीलिंग्स जाग रही होती है ना कि मेरा दिल कह रहा है कि ये मैं खाना खा लूं, मेरा दिल कह रहा है कि ये खाना मैं ना खाऊं, वो फीलिंग्स जनरेट करना हार्ट का बिल्कुल काम नहीं है। हार्ट का काम बल्कि क्या होता है? हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड, और ब्लड को पंप करना है। हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करने के बाद उनको प्रॉपर वेसल्स की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करवाना हमारी एंटायर बॉडी के अंदर। कि मेरा दिल कर रहा है मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं शॉपिंग ना करूँ, तो दिल कुछ नहीं कहता, दिल नहीं बोलता। दिल का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ द ब्लड है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ना कार्डियक साइकिल भी होता है, हार्ट का साइकिल। क्योंकि हम आज क्या कर रहे हैं? दिल की बातें कर रहे हैं ना, हमारे आपसे दिल की बातें शेयर हो रही हैं कि दिल बेसिकली क्या है, दिल करता क्या है। तो आज हम कार्डियक साइकिल की भी बात करते हैं कि वो एक साइकिल जो हार्ट अपनी एक बीट के दौरान कवर करता है, और उसके इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो उन इवेंट्स के अंदर आपको बेटा एट्रियल सिस्टोल भी मिलेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल भी मिलेगा, और साथ में आपको डायस्टोल भी नजर आ रहा है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और साथ में फिर आपको हमारे पास डायस्टोल भी नजर आ रहा है। तो हम उन फेजेस की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप देखें एट्रियल सिस्टोल। पहले मैं आपको एट्रियल डायस्टोल की बात करता हूं। एट्रियल डायस्टोल कब है? एट्रियल डायस्टोल तब है जब बेसिकली एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो रहा है। कौन फिल कर रहा है? तो आपने पढ़ा कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आपके राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आ रहे हैं। जब उसकी फिलिंग हो रही है तो बेसिकली क्या है? उस वक्त वो रिलैक्सेशन की हालत में है, तो उसे हम एट्रियल डायस्टोल का नाम दे रहे हैं। जो आपका लेफ्ट एट्रियम है उसकी तरफ ब्लड कौन लेके आ रहा है? उसकी तरफ ब्लड लेके आ रही है पल्मोनरी वेन्स। कैसा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, तो उनकी फिलिंग हो रही है। ये जो सारी फेज चल रही है जब एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, उसको हम एट्रियल डायस्टोल का नाम दे रहे हैं। जब एट्रियम फिल हो गए तो उसके बाद उन्होंने करना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने ब्लड किसकी तरफ भेजना है? वेंट्रिकल्स की तरफ भेजना है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये एट्रियल सिस्टोल है। देखिए बुक के अंदर क्यों आखिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं कहा गया, कब को मेंशन नहीं किया गया? इस वजह से नहीं किया गया बेटा, जब एट्रियल सिस्टोल चल रहा होता है, सिस्टोलिक एट्रियम यानी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, तो उस वक्त फिलिंग किसकी हो रही है? वेंट्रिकल्स की। तो जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है तो वेंट्रिकुलर क्या होगा? डायस्टोल। इसका मतलब है जब एट्रियल सिस्टोल चल रहा है तो वो एक्चुअली वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी है, जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है। पर वेंट्रिकल्स की फिलिंग कैसे हुई? जब राइट एट्रियम और राइट एट्रियम के दरमियान, राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो रिलैक्स हुआ, वो ओपन हुआ, तो राइट वेंट्रिकल फिल होना शुरू हो गया। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान जो बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व पड़ा हुआ है वो हमारे पास रिलैक्स हुआ, तो उसकी फिलिंग शुरू हो गई। तो वो बेसिकली क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जब वेंट्रिकल्स जो है वो फिल हो गए। जब वेंट्रिकल्स फिल हो गए तो फिर जो फेज शुरू होनी है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज शुरू होनी है, जिसे हम कह रहे हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज। जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो अब वेल्व कौन सा ओपन होना है? सेमिल्यूनर वेल्व ओपन होना है। बंद कौन सा होना है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। किस मकसद के लिए बंद होना है? ताकि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम ना हो। ये जब ट्राई और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं ना, तो उनके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लब साउंड कहते हैं। कौन सा साउंड कहते हैं? लब साउंड कहते हैं। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, वेंट्रिकल से अपना कंप्लीट ब्लड जो है वो वहां से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो गया, सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो गए। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक की मदद से ब्लड लंग्स में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा की मदद से ब्लड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब वहां पर वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो गए ना, तो हम कहते हैं उस वक्त फिर सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं ना, तो फिर बेसिकली एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम डब साउंड का नाम देते हैं। तो जो लब और डब साउंड होती है ना, इसको आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं प्रॉपर।
ठीक है बेटा। तो वो जो शाहरुख खान और माधुरी की मूवी के अंदर अक्सर आप देखते हैं ना, शाहरुख खान जो है वो सर रख के कहता है कि माधुरी के दिल से जो है वो धक धक की आवाज़ आ रही है, वो कान से सुन रहा है। तो वो आप बेसिकली स्टेथोस्कोप से उसको प्रॉपर जो है वो सुन सकते हैं। तो ये वो लब और डब साउंड की बात हो रही है। अब ये हमने पढ़ी वेरियस फेजेस। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसे एक्साइट हो रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म दिया हुआ है। आपका जो राइट एट्रियम होता है ना, यहां पर नहीं है, यहां पर देखिए, जो राइट एट्रियम होता है ना, उसकी बेस के ऊपर ना एक नोड मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं SA नोड का। क्या नाम दिया बेटा हमने, उसको हमने नाम दिया SA नोड का। और ये जो SA नोड होता है ना, इसे हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। कहां पर प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, एज द बेस ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है बेटा, वहां पर ये मौजूद होता है। SA नोड किस चीज से मिलके बना हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है। SA नोड के अंदर आपको कार्डियक फाइबर्स नजर आएंगे, SA नोड के अंदर आपको नजर आएंगी कुछ नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेस मेकर हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट जनरेट्स द पेस, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन from the autonomic nervous system and then travel this information onward. SA नोड के पास जब इंफॉर्मेशन आती है ना, तो वहां से किसकी तरफ जाएगी, एट्रियम की तरफ जाएगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी ना, तो फिर इंफॉर्मेशन जाएगी AV नोड की तरफ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। AV नोड से इंफॉर्मेशन जाएगी वेंट्रिकल्स की तरफ, वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ हार्ट का सीक्वेंस समझ आता है ना, तो अगला तो बहुत ही आसान है। देखिए इंफॉर्मेशन आई SA नोड की तरफ, SA नोड से गई एट्रियल मस्कुलेचर यानी एट्रिया के मसल्स की तरफ, जिससे क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई। वहां से इंफॉर्मेशन गई AV नोड की तरफ, AV नोड से इंफॉर्मेशन गई वेंट्रिकल्स की तरफ, और वेंट्रिकल्स ने फिर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो फिर लास्ट में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी होती है। देखिए ये जो SA नोड से AV नोड तक इंफॉर्मेशन जा रही है ना, इसके अंदर 0.15 सेकेंड का डिले भी आता है। किस लिए, ताकि एट्रिया की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, एट्रिया से मुकम्मल तौर पे ब्लड जो वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगी, इस मकसद के लिए। तो एक जो कंप्लीट आपका हार्ट साइकिल होता है ना, वो एक सिस्टोल और एक डायास्टोल पर मुश्तमिल है, और ये कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड के अंदर। ये आपने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है ना, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उसको हम मेजर करते हैं एक मशीन से, जिसको हम ECG मशीन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, उसको हम क्या नाम देते हैं, ECG मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए वैसे तो जहां पे ग्राफ आ जाए ना, तो हम कहते हैं ये एक्चुअली ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे बात उलट चल रही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट रिदम्स, while the ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एक्चुअली अ मशीन जो हमारे हार्ट के रिदम्स को मेजर कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। उसके अंदर बेटा अगर आप वेव्स देखेंगे ना, तो आपको एक P वेव नजर आ रही है, एक QRS कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, एक T वेव नजर आ रही है।
पहले हम इसको देखते हैं और कुछ मैं आपको एडिशनल चीजें भी बता देता हूँ। बुक में लिखा हुआ है कि जो पी वेव होती है ना, ये प्रियर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शो करवाती है, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले का जो एक अमल होता है उसको। उसके बाद यानी कि ये एट्रियल डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन है ना, इसे आप नर्व इंपल्स चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। डीपोलराइजेशन, पोलराइज स्टेट, रीपोलराइजेशन, इनको हम देखेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा कि ये प्रियर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करवाती है, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव जो होती है ये बेसिकली जो है वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या रिकवरी फेज है, जिसे हम रीपोलराइजेशन स्टेट भी कहते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इंटरवल भी नजर आते हैं। देखें, एक पी वेव है, एक पी क्यू इंटरवल है, एक हमारे पास क्यू आर और आर एस इंटरवल है, एक हमारे पास एस टी इंटरवल और फिर टी वेव। पी वेव को हम क्यों कहते हैं प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, क्यों कहते हैं? अभी हम कह रहे होते हैं कि इसके अंदर इंपल्स एस से नोड से एट्रियम की तरफ जा रही है, यानी कि अभी प्रॉपर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुई लेकिन जा रही है। पी क्यू इंटरवल जो होता है ना, इसे हम कहते हैं कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। क्यू आर और आर एस, ये हम कहते हैं कि ये प्रॉपर जो है वो प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, और एस टी जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव जो है वो रिलैक्सेशन फेज को शो या रिकवरी फेज को शो करता है। ये तो मतलब ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन हो गई, आपने चलना बुक के मुताबिक है। पी वेव प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर भी कह सकते हैं। टी वेव को हम कहते हैं कि रिकवरी फेज है या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टेट है। इसके अंदर हमारी बुक में ड्यूरेशन भी लिखे हुए हैं, ये 0.2 है, ये आगे 0.4 और फिर उससे आगे 0.6 दिखाया हुआ है। तो ये कुछ उन्होंने इंटरवल्स भी दिखाए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है ईसीजी क्या होती है। ईसीजी के बाद बेटा हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है ना, वो तीसरा हमारे पास कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड को लेके जा रही है। तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक बेटा कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।